उसके बाद सीपीयू में था। सीपीयू तो हमारा समझे थे बैंक में बेसिक मतलब अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस होता है सारा का सारा, मतलब कि हमारी सारी चीज़ें डिपेंड करती है वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग से ही। तो जैसे ही हम लोग सीपीयू पहुँचे तो सीपीयू में हमने बहुत सारा मतलब कि मतलब एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे हम लोगों ने स्पेंड किया। बेसिकली जो सीपीयू का काम हम लोगों ने देखा वो दो काम कर रहे थे। एक था उनका अकाउंट ओपनिंग, दूसरा था उनका क्लियरिंग का। क्लियरिंग में दो चीज़ें आ रही थी, एक आ रही थी इनवर्ड क्लियरिंग और दूसरी इंटरनेशनल क्लियरिंग आ रही थी। पहले आते अकाउंट ओपनिंग के पास। अकाउंट ओपनिंग में वो जो दो चीज़ें देख रहे थे, एक तो हमारा जो रोजिटा के थ्रू अकाउंट आ रहे हैं सारे के सारे ई फॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, और दूसरी उनके पास चीज़ आ रही थी फिजिकल फॉर्म्स, जिसमें हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट आ रहे हैं, जिसमें हमारे पार्टनरशिप अकाउंट आ रहे हैं, जिसमें हमारे कंपनीज अकाउंट आ रहे हैं, एनपीओ एनजीओ अपना जितने भी सारे मतलब कि एनपीओ अकाउंट्स भी वो मतलब कि फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट हो रहे थे, उसके बाद प्रोसेस हो रहे हैं। और दूसरे अपना बल्क क्वांटिटी वाले अकाउंट भी वहाँ पे प्रोसेस हो रहे थे, वो भी फिजिकली मतलब अगर आपके पास 10 20 25 30 अकाउंट आ रहे हैं तो वो भी प्रोसेस वो कर रहे थे। उनका सारा एक मैकेनिज्म था, वो मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो उनके पास एक सिस्टम बना हुआ था, सारा का सारा पूरी चेन बनी हुई थी सारी, मतलब कि थ्रू प्रॉपर चैनल डिस्पैच वाले के पास आ रहा था, उसके बाद प्रोसेसिंग वाले के पास आ रहा था, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग वाले के पास आ रहा था। मोस्ट ऑफ वहाँ पे जनरल ऑब्जर्वेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पे मोस्टली जो स्टाफ था उन्होंने अपना आईपी जो है ना आउट करके रखा हुआ था, ताकि ब्रांचेस जो है ना कम्युनिकेट ना कर पाए शायद सबकी आईपी, क्योंकि हम लोगों ने सब मेजर चीज थी ना, क्योंकि हमें यही हमेशा इशू होता है कि ब्रांचेस की वो कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे। तो हमारा उनके साउथ के साथ वालों के कराची वालों के साथ मतलब कि वहाँ पे मतलब यही चीज, यहाँ पर भी यही चीज मैंने नोट की मैं कि आईपीएस फोन थे जो आउट मतलब पड़े हुए थे बाहर, ठीक है, उन्होंने मतलब कि फोन सेट से उतार के रखा हुआ था बिजी हो, तो मतलब कि कोई भी कांटेक्ट करे तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा अगर बंदा मतलब ये चीज बात में ऐड करूं जी जी कि आप अगर फोन रिसीवर नीचे भी रखोगे आपको कॉल आएगा तो मेरे जरूर बचेगा, तो सारे इसमें कोई रीजन होगा, इसमें एक सजेशन बात करते हैं कि बात बताया था, तो मैंने सोचा था आज तो आपका फाइनल डे था एंड वी वर विद यू, बट आई थिंक आई आस्क्ड आरिफ साहब कि इसका ए पर्पस क्या था एंड व्हाई इज इट डन। मुझे भी ये कुछ अजीब सा लगा व्हेन आई वाज दैट वाज जनरल ऑब्जर्वेशन, सबने हम लोगों ने ये देखा। इसमें मैं एक चीज का इजाफा करें, क्योंकि रश तो ज्यादा है, हमें भी एहसास है कि वो अकाउंट अपने वो कर ही नहीं सकते। अगर वो एक या दो बंदे अलग हेल्प डेस्क बना दे साइड पे करके, ब्रांचेस से जो कॉल आएंगे वो सिर्फ दो बंदे अटेंड करें, जो क्वेरीज होंगे वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में भिजवाएगा, इससे वो एक अलग हेल्प डेस्क बना दे, सीपीयू हेल्प अलग से बना, फिर ये मसाइल सारे हल हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि अगर एक दो रिसोर्स आ जाए जो कॉल्स को मतलब थोड़ा सा वेट करें, पूरे ब्रांचेस के सही वाली है वो सही जगह जाए, जिनको वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं वो फॉरवर्ड करें। इस तरह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ गेम का बहुत ज्यादा था, और ये नहीं कि उनका वर्क इतना ज्यादा है कि वो कौन अटेंड न कर सके। जो मोस्टली वो हमें मतलब समझा रहे थे ये चीजें वो चीजें, मतलब फॉर एग्जांपल मतलब ये डिस्क्रिप्टेंसी आ रही है, ये मतलब मसले आ रहे हैं अकाउंट ओपनिंग, क्योंकि सीपीयू मेन है हमारे लिए, क्योंकि सारा प्रोसेस हमारा वहां से हो रहा है, हमारा बिजनेस ही मतलब कि डिपेंड वहीं पे करता है, क्योंकि हमारी अकाउंट ओपनिंग ही वहीं पे होगी तो सब कुछ चीजें वहीं से ही प्रोसेस होगी ना। तो मोस्टली उनके पास ये चीज थी। और दूसरी मतलब कि कोविड भी चल रहा है, एक वहाँ पे एसओपी हमें नजर नहीं आया शायद, क्योंकि साफ यूं बंदे बैठे हुए थे सारे के सारे, तो मतलब लाइन पड़ी हुई थी, सारा मास्क तो था लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग जो मतलब कि नहीं, हाँ। वो चीज नहीं थी वहाँ पर। मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन है, सारे दोस्त मेरे साथ ही थे, हम लोगों ने ये चीज वहाँ पे देखी। उसके बाद जो बहुत ही उनके साथ डिस्कशन हुआ, उन्होंने कराची वालों को भी ले लिया है, फॉर्मूला खान थे, तो हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन चला, भाई ये क्यूरीज वो चीज क्यूरीज मतलब इसके छोटी छोटी चीजें थी ना, वो डिस्कस उनके साथ हो गई। तो मोस्टली वो जो बता रहे थे जो आप एरर करते हो, गलतियां करते हो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स में, तो जनरली उन्होंने बताया कि जो आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है वो प्रॉपरली फिल्ड नहीं होता, ठीक है, एक चीज ये उन्होंने बताई। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मिसिंग, इनकम्प्लीट, तकरीबन ये चीजें आपकी आ जाती हैं उसमें। उसके बाद स्कैनिंग इशू होता है, उन्होंने टिफ दिया है, कुछ ब्लैक में करें कुछ में करें, उन्होंने TIA फॉर्मेट दिया हुआ था, उसमें फॉर्मेट में आप स्कैनिंग करके भिजवा दें। और नेम स्क्रीनिंग मोस्टली ये बड़ा इशू होता है इनके लिए। अगर किसी पे नो वायलेशन फाइंड हो रही है तो ब्रांच मैनेजर पेन से लिख दे नो वायलेशन पॉइंट साइन कर दे, IBS अप्लाई कर दे, ये सारी चीजें वहाँ पे उसमें अटैच कर दें। इसके अंदर मंसूर एक बात आप सबके लिए, जस्ट लिटिल गाइडलाइन आगे आपकी मर्जी, मगर आपके जैसे सर के जो ब्रांच है इतने दूर लोग बैठे हैं, हमने ई लर्निंग के ऊपर भी बाकायदा स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, के साथ एक अकाउंट ओपनिंग एंड फॉर्म फिलिंग का सेशन बनाया हुआ है।
इसको जनवरी में जब थोड़ा सा आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलता है तो अपने हर शख्स को करवा दें। लॉगिन के लिए हमारी टीम आती है, इमरान होते हैं जो आपके साथ इंटरैक्ट भी करते रहे हैं, एंड आप अपने कोऑर्डिनेटर के जरिए अप्रूवल लेके ना, बिकॉज जनवरी इज एन ईजी मंथ और उसके अंदर हमने एक्चुअली कोविड को मद्देनजर रखते हुए इसको किया था ईद पर। तो खास तौर पे जो लोग दूर बैठे हैं और ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकते या अब आप इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे मतलब नजदीक कहीं कोई ट्रेनिंग होगी, कम से कम इसको करवा दें। उसके बाद मतलब कि जो चैलेंजेस थे मोस्टली, ठीक है, सबसे बड़ा जो होता है ना हमारे पास, जो सीपीयू और मतलब ब्रांच के बीच में सबसे बड़ा जो है ना कम्युनिकेशन गैप है हमारे पास। इसमें यही चीज आ गई, फोन वो उठा के रख रहे हैं या ईमेल का जवाब नहीं दे रहे, जब उनके बड़ों को रूम में ले रहे, यूनिट हेड को ले रहे, किसी और बंदे को ले रहे, उसके बाद ये चीज हो रही। कम्युनिकेशन का गैप बीइंग अ ब्रांच मैनेजर, ठीक है, मुझे भी होता है। आप बिलीव करेंगे मैं अपनी ईमेल से कुछ भी करूंगा, रेस्पॉन्स देंगे, लेकिन मतलब कि बड़े मतलब जो पैड बस्ट हो जाएगा, सब कुछ कस्टमर क्राई करेगा, उसके बाद होता है एक कम्युनिकेशन गैप खत्म होना चाहिए इनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल जो कंसर्न बंदा है जो रोजिका में वर्क कर रहा है, भाई मकबूल साहब है हमारे, तो इनके साथ नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे हम लोग बात कर सकें, एक दूसरे के ऑफिस टाइमिंग में, ऑफिस टाइम जो है हमारा 9 to 6 जो भी होता है उसके साथ मतलब हमारे क्यूरी सारे रिजॉल्व हो जाएं। इस हिसाब से एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। सिस्टम बेस्ड इश्यूज, मोस्टली आईटी इश्यूज, जिस तरह मैं रोजिका में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी अकाउंट ओपनिंग की, उसका वो जो एमबी वाला जो भी होता है, मतलब एक हमें साइज लिमिट मिला हुआ होता है ना, जो हमारा लिमिट बस्ट हो गया, उसके बाद हमें आईटीजी के पास जाना पड़ रहा है, आईटीजी को रिक्वेस्ट करनी पड़ी है, आप ये डॉक्यूमेंट डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, उसके बाद वो प्रोसेस में आ जाए, ये चीज हो जाए, इस तरह थोड़ा ये भी सिस्टम में मतलब इश्यूज आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। और ये अगर जब ये इश्यूज आ गए ना तो ये आपको डायरेक्ट सीपीयू वाले रेफर करेंगे आईटीजी की तरफ। आपको ये नहीं आप ना आईटीजी को एक्सेस, सीपीयू को एक्सेस है, ना ही ब्रांच को एक्सेस है वो डॉक्यूमेंट डिलीट कर सके। आपको बोलेंगे आप आईटीजी की तरफ चले जाएं, वो ये सारी मतलब रिमूव कर देंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे, तो उसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा कस्टमर उसको मतलब बिहेव कर रहा है, वो सारी जो भी होते हैं उसको लॉस हो रहा है। उसके बाद मैडम सजेशन है हमारी, जो टैट है ना, बेसिकली अकाउंट ओपनिंग में हमारा टैट कोई नहीं आता, सीपीयू वाला अगर टैट होता है ना वो वापस भेज देते हैं हमें, तकरीबन जो भी हमने लॉगिन कर दिया, प्रोसेस कर दिया, सीपीयू ने भेज दिया। इसको एक केपीआई बेस किया जाए, ठीक है, इस पर एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिस तरह सीपीयू की मॉनिटरिंग होनी चाहिए उसी तरह ब्रांच का जो कंसर्न स्टाफ उसी की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, दोनों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर वो इनपुट कर रहा है, उसके बाद उसके पास जा रहा है, उसका कोई डेट असाइन हो गया, उसके बाद जो वापस आ रहा है तो ब्रांच वाले का डेट होने चाहिए, ब्रांच वाले का कोई भी डेट नहीं है इस वक्त, ब्रांच वाले कोई भी, अगर दोनों में जो डेट होगा ना मॉनिटर होगा प्रॉपर, कनेक्ट कर देंगे। लास्ट में वही कोऑर्डिनेशन वाली बात आ गई, सीपीयू स्टाफ और ब्रांच का कोऑर्डिनेशन नहीं, अगर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब बंदा आपस में मतलब सारी उनकी चीजें होनी चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, फिंगर टिप से कांटेक्ट होना चाहिए, भाई ये क्यूरी आ गई रोजिटा में, आपने रिजॉल्व कर, इसको कॉल कर दो, सब कुछ हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन का भी गैप है। दूसरा, जो इस तरह आईटीजी सीपीयू वाले ने बोल रहे हैं आईटी से आप डिलीट करवाएं, आप डिलीट करवाएं, तो एक बंदा आईटीजी का सीपीयू में ही बैठा हो, जिसको एक्सेस हो या कोई अथॉराइज्ड बंदा हो, वही मेल उठा के उसको मतलब ब्रांच की कंसर्न से उसको भेज दें, वो वहां से डिलीट कर दे, सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी, मसला हल हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। बहुत ही ज्यादा इश्यूज आते हैं अकाउंट ओपनिंग में जो आईटीजी को रेफर होते हैं, बहुत ही ज्यादा। सो एक रिप्रेजेंटेटिव उनका होना चाहिए सीपीयू में, मेरे ख्याल में सब एग्री करेंगे इस बात से। ब्रांच को रिटर्न करने से बेहतर है आप आईटीजी से वहीं से क्यूरी रिजॉल्व कराते हो। करना चाहता हूँ आईटी के हवाले से। जी सर। आईटी के हवाले से स्पेशली हम लोगों के जो एरियाज हैं हमें बहुत मुश्किल होते हैं, स्पेशली अगर हम एक प्रिंटर इंस्टॉलेशन के लिए कह देते हैं या टिकट लॉन्च कर देते हैं तो तकरीबन 15 से 20 दिन लगते हैं। 15 से 20 दिन एक स्कैनर प्रिंटर इंस्टॉलेशन के लिए रखते हैं और इस तरह के केसेस हम लोग के पास भी मौजूद हैं। अभी देखिए अगर मैंने एक प्रिंटर के दे दिया इंस्टॉलेशन के लिए, अगर मुझे 12 दिन 15 दिन लगेंगे तो एक कस्टमर डेली पर कस्टमर तो अगर स्टेटमेंट के लिए आगे तो 15 कस्टमर वापस चले जाएंगे और सर्विस क्वालिटी मेरा सर्विस का वो बिल्कुल हो जाएगा। जिस तरह उनको प्रिंटर चाहिए, प्रिंटर 6 चाहिए, वगैरह चाहिए। अभी आईटी का कोई इस तरह का रिलेटेड बंदा जो हम लोग के रीजन में हो, सर्कल में हो, इस तरह की होनी चाहिए ताकि इस तरह के मसले की बजाय उधर ही सॉल्व हो सके। डिस्कस कर रही मैडम ने ये प्रॉब्लम के रीजनल लेवल पे इस तरह की स्टॉक होनी चाहिए, स्पेशली आईटीज के हमें बहुत मसले आते हैं। लेकिन सेल्स में अप डाउन तो होता रहता है, लेकिन अगर हम लोग के सर्विस में अप डाउन हो गया तो इसको कवर करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए।
सेल्स का तो कोई वो इशू नहीं है, अप डाउन तो होता है, लेकिन अगर सर्विस का हो गया तो सर्विस का तो मेंटेन करना, उसको कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। क्या कस्टमर क्यों आएगा अगर हम उनका सर्विस सही नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा। दूसरे बैंक जो मेरे बगल में है बिल्कुल 5 मिनट के फासले पे उनका सर्विस सही है और मेरा प्रिंटर इंस्टॉलेशन के लिए मुझे 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, तो इस तरह मुश्किल है कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है मैडम आफ्टर सेल सर्विस होना। टीम का नाम है गैलेक्सी वॉरियर्स और मेरे साथ हैं साजिद अली साहब हैं और जहांगीर साहब हैं। तो हमारा आज जो टॉपिक है सिलेक्ट किया गया है वो है एडवांसेस एंड कैश हाउस, जो हमने विजिट किया सबने। ठीक है, अच्छा ये एडवांसेस तो ठीक है, एक ऐसी यानी टॉपिक है, उस पर तो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा वो जहांगीर साहब जैसे वो कैश हाउस में करेंगे, तो उसके बाद हम कुछ अपना फीडबैक भी देंगे कि जिन रीजन से हम आए हैं या जिन ब्रांचेस से हम आए हैं, जिन जिन इश्यूज को हम फेस कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या इश्यूज हैं, और शायद उन इश्यूज को हाईलाइट करके हम इंशाल्लाह ताला उनका रेजोल्यूशन भी चाहेंगे ताकि मैनेजमेंट उनको देख ले कि भाई ये इश्यूज वगैरह हैं ब्रांचेस में, तो इंशाल्लाह उनको हल किया जाए। तो सबसे पहले एडवांसेस पे मैं आऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद साजिद साहब उस पर वो कुछ अपने वो व्यूज देंगे। तो सबसे पहले एडवांसेस में आपको पता है कि एडवांसेस एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कोर बैंकिंग यानी बिजनेस है, यानी बैंक के लिए एक ऐसा वो जो है वो बिजनेस है जिससे बैंक को रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट होता है और एज कंपेयर्ड जैसे हम फी बेस इनकम कहते हैं उससे यानी ज्यादा वो जो है वो एडवांसेस में बैंक उसको अर्न करता है। उसमें दो चीजें आती है, एक आती है फंड बेस फैसिलिटी, दूसरी आती है नॉन फंड फैसिलिटी। ठीक है, तो फंड बेस्ड फैसिलिटी में जो चीजें होती हैं उसमें एक होता है आपका आरएफ रनिंग फाइनेंस और दूसरा होता है सीएफ कैश फाइनेंस। सही है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी उस ब्रांच से जिस ब्रांच में हम होके आएंगे। तो सबसे पहले हम हमारी ब्रांच शादमान जो है वो ब्रांच थी, वहीं पे मैं और शाजिद जहांगीर पोस्टेड थे। तो हाँ, मोहम्मद अली साहब आप जैसे यंग आदमी हैं। हाँ बिल्कुल, तो हम वहाँ पे गए तो माशाल्लाह वो एक एनर्जेटिक, मोस्ट टैलेंटेड और बड़ा प्रोएक्टिव जो हमें मैनेजर लगा और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया और बहुत अच्छी चीजें हमें वो रिस्पांस में दी। तो उन्होंने सबसे पहले तो इंटरव्यू वो जो है वो अपना इंटरेक्शन करवाया सारे स्टाफ से और उनसे जो वो उनके हुए जो है वो यानी सबके साथ बात करवाई, सबके साथ अपना वो इंटरेक्शन करवाया। उसमें हम जो गए तो एडवांस वाले पास, जो एडवांस का मैनेजर था उनके पास गए तो उनका तकरीबन नियर अबाउट जो पोर्टफोलियो था तो तकरीबन 450 मिलियन का था आरएफ में। ठीक है, एडवांसेस में टोटल आरएफ और सीएफ में इकट्ठे थे। तो उसका हमने टारगेट जब पूछा उसने कहा तो मेरा तकरीबन टारगेट इससे तकरीबन 300-350 मिलियन का है, तो हमने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया है। तो उसमें काफी पार्टीज लोकलिटी में यहाँ की जो लाहौर की थी तो उनको वो सर्व भी करा था। तो हमने उनसे जब यूईआर मंगवाई और उनसे पूछा कि भाई आपके अकाउंट कुछ ब्लॉक वगैरह है, तो उन्हें यूईआर मिली लेकिन कोई अकाउंट ब्लॉक नहीं था, यानी उनको टाइमली रिस्पॉन्ड कर रहा था एज कम्पेयर्ड से। तो उसके बाद जो है वो अच्छा आरएफ में ये थोड़ा मैं बता दूं कि आरएफ में मसला क्या होता है कि आरएफ जैसे किसी कस्टमर को हम ऑफर करते हैं जिसको हम वर्किंग कैपिटल की ग्रोथ देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो अपना बिजनेस वो बढ़ाना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसमें यानी किराना हो, आपका पेट्रोल पंप हो, आपके यहाँ कोई छोटे मोटे बिजनेस कारोबार एनहांस करना चाह रहा है तो हम उसको आरएफ जो देते हैं। और उसके बाद जो है सीएफ वगैरह है तो उस पर साजिद साहब डिस्कस कर लेंगे। और अच्छा नॉन फंड बेस्ड जो हमारी फैसिलिटी है वो है उसमें बैंक गारंटी आती है और उसमें जो है हमारी एलसी वगैरह आती है, तो उसको डिस्कस थोड़ा ब्रीफली साजिद साहब करेंगे और जैसे मैंने आरिफ को बता दिया। बाकी उसके बाद में गाइड कर दें कि वहाँ पे जो आप जिस ब्रांच में गए वहाँ पे ये बैंक गारंटी और एलसी भी थी। सर बिल्कुल थी, रेट था, हाँ बिल्कुल एलसी और बैंक गारंटी वहाँ पे ऑफर कर रहे थे, वहाँ पे बैठे हुए थे। तो दोनों बिल्कुल वो अच्छी तरह उनसे अच्छा उनका अगर थोड़ा हमने व्यू लिया कि भाई आपका टारगेट क्या था बैंक गारंटी का या एलसी का या ट्रेड का, तो उन्होंने ट्रेड का हमें नियर अबाउट कोई 700 बताया कि एक्सपोर्ट का हमारा 300 का है और इंपोर्ट का हमारा 400 का है। तो उन्होंने यानी अच्छा उनका टारगेट जो टोटली था वो था तकरीबन कोई 1 बिलियन का, तो 700 मिलियन उन्होंने अचीव कर लिए थे, नियर अबाउट कोई 300 बिलियन जो 300 उनके वो जो टारगेट से ट्रेड की बात। हाँ बिल्कुल ट्रेड। तो एडवांस में 450 उनका था तकरीबन नियर अबाउट बिल्कुल ओवर अचीव था। ठीक है,
तो ये चीजें हमने वहां पे देखी। अच्छा, मैनेजर में एक चीज हमने देखी कि एक छोटा सा जनरल बैंकिंग में बैठे हुए थे, बातें चल रही थी, तो एक कस्टमर आई, वहां पे चली गई बाहर, वो उनका कोई शायद बायोमेट्रिक का इशू था, तो शायद 2 या 3 मिनट वहां पे खड़ी रही, लेकिन मैनेजर उठा वहीं से जल्दी में और वहां ऑपरेशन वालों के साथ डिस्कस किया कि भाई ये जो कस्टमर हमारी है ये खड़ी क्यों है और इनके साथ क्या मसला है। तुमने कहा कि थोड़ा बायोमेट्रिक का इशू, तो ये खुद गया और खुद उनको वो जो है वो बायोमेट्रिक करवाई और उनको सर्विस फैसिलिटी अच्छी थी। यानी मकसद ये है कि हम कस्टोडियन जैसा बैंक है, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारी जो है वो यानी ऊपर से हमें देखना चाहिए कि भाई ब्रांच में क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, अच्छा कौन सी सर्विस वहां पे जो है वो किस लेवल की हो रही है, अगर नहीं हो रही तो हम इसको कैसे इनहांस कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, या कस्टमर्स को कैसे जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। तो एज अ मैनेजर यानी हमें ये सारी चीजें देखनी है। बाकी उसके बाद थोड़ा हम फीडबैक भी देंगे और क्या क्या चीजें वहीं पे है, थोड़ा साजिद साहब अपने एडवांस कंटिन्यू कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आई एम मेकिंग दिस सम इंफॉर्मेटिव फॉर यू असाइड आई विजिटेड द ब्रांच। ठीक है, फंडेड और नॉन फंडेड की बात हो रही थी। इसमें मेन जो डिफरेंस होता है एडवांसेस के अंदर, फंडेड ये चीजें वो फाइनेंस होता है जिसमें बैंक के फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। नॉन फंडेड वो होती है जो बैंक उसमें फंड्स इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन हम सर्विस दे रहे होते हैं इन शेप ऑफ बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट्स वगैरह। ठीक है, और जो दोनों में से इनकम जनरेट हो रही होती है, फंड बेस्ड में हम मार्कअप अर्न कर रहे होते हैं, नॉन फंड बेस्ड में हम कमीशन अर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इनके इनकम के भी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि मार्कअप हम नॉन फंडेड में नहीं वो कर सकते क्योंकि हमारा उसमें फंड्स इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, मैंने जो ब्रांच विजिट की थी वो थी मेन मार्केट गुलबर्ग। ठीक है, सिंस उनका अच्छा पोर्टफोलियो था अराउंड 1.5 बिलियन, ऑल्दो उन्होंने 2-3 प्लेस पार्टीज थी जो उन्होंने लूज की थी इन कपल ऑफ लास्ट सम ईयर्स। पहले उनके पास 3-4 शायद प्लेस साइट्स थी, अभी उनके पास एक ही है शेखू शुगर मिल के नाम से। बहुत बड़ी हाँ, लेकिन ये है कि जितना पोर्टफोलियो ज्यादा होता है उतना हमें अर्निंग भी ज्यादा होती है। रिस्क तो होता है लेकिन ये हमारे बड़े क्लाइंट होते हैं, लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, तो उनसे हमें एक हैंडसम एक इनकम जनरेट हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो रनिंग फाइनेंस है ये हम नॉर्मली वहां पे हम जो दे रहे होते हैं वो दे रहे होते हैं रिटेल जो बिजनेस होता है या एसएमईज होते हैं या सोल बिजनेसेस होते हैं। सीएफ हो रहा होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, शुगर मिल हो गई, कॉटन फैक्ट्रीज हो गई या राइस मिलर्स हो गए, जिनका एक सीजनल एक साइकिल हो रही होती है। उसके बाद उनको एक उसी टर्म के अंदर 3-4-6 महीने के अंदर उनको पे ऑफ करना होता है। ठीक है मैडम, ये चीजें होगी। बैंक गारंटी काफी दोस्तों को पता होगा, बैंक गारंटी ऑन कस्टमर बिहाफ बैंक किसी इदारे को एक गारंटी दे रहा होता है या किसी एंटिटी को एक गारंटी दे रहा होता है कि एट अ सर्टेन मैच्योरिटी ये पेमेंट हम आपको पे करेंगे, कस्टमर का उसे लिंक पे खत्म हो जाता है। उसको हम सिक्योर किससे करते हैं? मार्जिन से। 100% हो गया, 50% हो गया, 40% हो गया। अगर 40, 50, 20 बिलो 100 अगर हम कैश मार्जिन ले रहे हैं तो अदर जो हम सिक्योर कर रहे हैं खुद को वो कर रहे होते हैं कोलेटरल से, इन शेप ऑफ मॉर्गेज हो गया, या अगर उसके पास कोई बॉन्ड्स वगैरह पड़े हुए हैं सेविंग सेंटर वगैरह के तो वो लिक्विड सिक्योरिटी उसको हम काउंट करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये चीजें हो गई। और जो इसके अलावा उस ब्रांच में जो था जहां पे हम गुलबर्ग में थे, उनका एक दूसरा एक छोटा सा इशू था, क्योंकि वहां पे एक पाइपलाइन जो होती है या फ्यूचर जो टारगेट्स अचीव करने की जो स्ट्रेटजी होती है, मे भी शायद ये कोविड के डेज हैं, शायद इसलिए उनकी ज्यादा इतनी वर्किंग वहां पे मुझे नहीं कोई दिख रही थी, क्योंकि उन्होंने काफी बिजनेस लूज किया हुआ है। तो उसको रीअचीव करने के लिए या उसको कोप अप करने के लिए वहां पे कोई ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, और ना ही मुझे कोई दिसंबर तक समझ आ रहा था कि इनका कोई वो एक है शेखू के वो जो ड्राडाउन्स होंगे वो तो एक सर्टेन पॉइंट तक होंगे, वो एग्जिस्टिंग एक पोर्टफोलियो, हाँ एक एग्जिस्टिंग जो उनको पोर्टफोलियो मिला हुआ है वही एक मेंटेन हो रहा था। ये थोड़ा मुझे वहां पे बैकलैग लगा। पाइपलाइन सर ट्रेड के हवाले से उनके पास वीवो मोबाइल की पाइपलाइन थी जो इन फ्यूचर उनसे जो है कुछ इम्पोर्ट्स की एलसीज वगैरह करेंगी, लेकिन कोई क्रेडिट के हिसाब से ऐसी कोई चीज मैंने, हालांकि मेरा काफी उनसे तकरीबन आधे से ज्यादा दिन का तो मेरा क्रेडिट, क्योंकि मैं खुद एक क्रेडिट से एक आगे आया हूँ, तो इसलिए मैं काफी इंटरेस्ट ले रहा था उनकी इन चीजों में, लेकिन वो मुझे ऐसा कोई मे भी कोई पाइपलाइन हो उनके पास। ठीक है, ये चीजें हो गई।
इसके अलावा आजकल जैसे एक स्टेट बैंक का हाउसिंग फाइनेंस पे चल रहा है, इसका तो हमारा एक सेशन भी हुआ था, लेकिन ये इस पे ज्यादा एक तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि जो स्टेट बैंक के एक गोल्स सेट किए हुए हैं तो वो हमें फुटवार बेसिस पे करना पड़ेगा। सब्सिडाइज्ड जो एक मार्कअप है, सब्सिडाइज्ड मार्कअप की एक अलग चीजें हैं, नॉर्मल काइबोर पे एक अलग हम इसमें दो चीजों पे दे सकते हैं। एक तो आप बना बनाया घर कहीं से ले रहे हैं, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं, और इसके अलावा अगर कोई प्लॉट है उस पर आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं उसके लिए भी ले सकते हैं। नंबर 3, आप प्लॉट लेके मतलब बैंक फाइनेंस से ही प्लॉट लेके उस पर भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये 3 डिफरेंट चीजें हो गई, ठीक है। जो सब्सिडाइज लोन है वो 10 साल तक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। 10 साल के बाद जो है फिर वो जो आम जो उस पे जो रेट अप्लाई होते हैं काइबोर प्लस 2.5% या 3% का है उस पे, वो उस पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस पे काफी, और मैं ड्यूरिंग माय स्टे देयर ये भी काफी मैंने इस पे देखा एक बीएम की तरफ से कि ऑल्दो के अदर क्रेडिट्स पे नहीं था, लेकिन इन चीजों पे उनका काफी था। मेरे सामने भी 3-4 बार उनकी सीनियर मैनेजमेंट से भी कॉल्स आ रही थी कि इसके हाउसिंग फाइनेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजीज हैं आगे के लिए। तो वहाँ पे जो 2 RMs थे वहाँ पे उनकी काफी अच्छी पाइपलाइन थी इस सिलसिले में, क्योंकि जो हाउसिंग के लिए वो दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन्स के लिए तो काफी क्लाइंट्स थे, वो उन्हीं में से उनको ये चीज भी ऑफर कर रहे थे कि एक नई चीज स्टेट बैंक आपको फैसिलिटेट कर रहा है, तो आप इस चीज को उसमें से अवेल कर लें। तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि इसके अंदर काफी एक चीज इन कमिंग डेज नियर फ्यूचर में कोई काफी एक हमें इसमें अच्छी प्रोग्रेस मिल जाएगी, ठीक है। इससे आगे है कैश हाउस। उसके बाद कैश हाउस ये है कि मैं थोड़ा जान तो आगे ब्रीफ करेगा, लेकिन थोड़ा मैं बोल, कैश हाउस तो हम एक सर्टेन लेवल तक तो हर ब्रांच में कैश मैनेजमेंट हो रही होती है, स्मॉल लेवल पे या मीडियम लेवल पे, लेकिन ये जो हमारा कैश हाउस की विजिट थी ये काफी फ्रूटफुल रही हमारे लिए, थैंक्स टू यू शेर साहब एंड मैडम, क्योंकि काफी चीजें वो थी एज अ मेन ब्रांच मैनेजर, क्योंकि मेरी डायरेक्ट इंटरेक्शन वैसे तो रहती है इनसे, कैश हाउसेज से, स्टेट बैंक से, लेकिन मैं यही पहले सोच रहा था कि कभी अगर कोई चांस मिल जाए तो मैं कैश हाउस विजिट कर लूं। तो ये काफी कल मेरे लिए बहुत एक अच्छी एक चीज रही, काफी डिस्कशंस भी हुई कैश के सिलसिले में, या आगे जो हम स्टेट बैंक से कैश की जो हो रही होती है सिलसिले चल रहे होते हैं, तो इसमें काफी चीजें मिल गई। आगे मिस्टर जावेद प्लीज कम फॉरवर्ड। Thank you. Cash out is the most important place to save our bank from the different penalties from state bank. हम पहले समझते हैं कैश आउट जो हमारे ब्रांचेस से कैश फिटिंग ब्रांचेस में जाते हैं, मेन ब्रांचेस से वहां से यहाँ आते हैं कि यहाँ हमें लगता है कि सिर्फ कैश आगे स्टेट बैंक को फॉरवर्ड नहीं होता है, लेकिन जब हम वहाँ पे गए हमने देखा कि इसमें 2 तरीके के 2 डिफरेंट स्टाफ थे। एक परमानेंट स्टाफ था उनके पास, एक था कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड स्टाफ जो एमसीबी फाउंडेशन की तरफ से था। एमसीबी फाउंडेशन में जो स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे थे उनको ये छोटे डोमिनेशन नोट 100 और लेस देन 100 जो नोट्स होते वो देते थे सॉर्ट करने के लिए, वो मैनुअली सॉर्ट करते थे, फिर मशीन में सॉर्ट करते थे, उसके बाद ये रैप करते थे। फिर जब उनका दूसरा सेक्शन था, मैंने देखा कि एमसीबी अपने परमानेंट स्टाफ जो वहाँ पे बैठे हुए थे 5000, 100 और 500 के नोट वो किस तरह अलग अलग करके चेक करते थे मैनुअली। फिर जो उसमें कुछ अगर देखते थे कि मशीन से भी चेक करने के बाद वो उनमें पिन लगे हुए थे, सेक्टर में भी देखे थे, पर पिन हमारे ब्रांच को अगर स्टेट बैंक पकड़ लेते तो 20,000 चार्ज होता। हमने वहाँ पे पिन देके तकरीबन मोर देन 1 मिलियन के अगर करते तो हमें पेनल्टी लग सकता था स्टेट बैंक से, तो हमने देखे। फिर वो उसमें 3 कैटेगरीज होते थे, सॉलिड, डिफेक्टिव और रीशूबल नोट्स थे। रीशूबल नोट्स पे ये रैप करने के बाद, सॉर्ट करने के बाद एक टैग लगाते थे जो ये व्हाइट कलर का था, और सॉलिड में जो था वो येलो कलर का था, और जो डिफेक्टिव नोट्स थे वो रेड कलर के थे। तो इसमें काफी चीजें ऐसे हैं कि हमने देखी कि जो स्टाफ था वो स्क्रीन भी होते थे उनकी इन और आउट, और उनकी यूनिफॉर्म जो था पॉकेटलेस यूनिफॉर्म था, उसमें कोई भी पॉकेट नहीं था, और जबरदस्त तरीके से हमें भी पता चला कि यार केस हाउस में इतने काम होते हैं, वरना हम समझते हैं कि हम लोग सारा सब कुछ करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, वो सिंपल स्टेट बैंक को दे देते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें थे। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो प्लीज। थोड़ा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अच्छा ये हमारी वो एडवाइस भी है कि ताकि फॉर एग्जाम्पल ये एडवांसेस हमारे इलाके में ये होता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत ज़्यादा है, ताकि हम कह रहे हैं कि एक हब वगैरह वहाँ पे सक्खर में या फॉर एग्जाम्पल नौशहरों में या फॉर एग्जाम्पल कहीं करीब ऐसा कोई हब बनाया जाए जिसमें यानी इजी एक्सेस हो, इजी अप्रोच हो, ताकि हम जो कस्टमर्स हैं अदर बैंक्स में जा रहे हैं हम उनको अप्रोच कर लें, हम उनको कैप्चर कर लें,
ताकि ये चीज देखें ना, इनसे इनकम तो बहुत ज्यादा आ रहा है लेकिन वहां पे उन पे जो वर्किंग नहीं हो रही, और उन कस्टमर्स को अप्रोच तो हम करते हैं बिल्कुल, लेकिन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और इतना थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा कि एडवांसेस के स्टाफ थोड़े कम है, ठीक है। तो एडवांसेस का स्टाफ होगा, सीट बाय सीट अगर काम होगा तो सीधी बात है कि कस्टमर को सर्विस भी मिलेगी, सीधी बात है कस्टमर भी आएंगे और हमारा जो रेवेन्यू और जनरेट होगा, इंशाल्लाह प्रॉफिट भी बेहतर होगा। जैसे हमारी बैंक मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक है, तो इंशाल्लाह ताला हम इस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कैश के हिसाब से, अच्छा हम वैसे तो ब्रांच में बैठे हुए थे तो हमें पता ही नहीं था कि वाकई बोलते या सुनते थे जैसे ना कि इतनी पेनल्टी है, ये है वो। अब आंखों से देखा, भाई जो चेक किया, हर चीज यहाँ सामने आ गई कि भाई वाकई ये इश्यूज हैं। और जैसे कॉल सेंटर पे भाई वालों ने थोड़ा डिस्कस किया कि भाई वाकई वो कैसे फेस करें, हम कहते हैं कि हम वाकई फेस करते हैं, लेकिन कॉल सेंटर वाले यानी बहुत ज्यादा बियर करते हैं ना लोगों की बातें, उनका जो रिस्पांस, उनका वो जो कितना प्रेशर होता है उनको उनकी बातों को मानना, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वाकई हम भी फाइट करते हैं, लेकिन कॉल सेंटर वाले भी करते हैं। तो हमने ये चीजें देख के अपने आप को भी इनहांस किया हुआ है, अपने आप को मुझे चीजें पढ़ा दी ताकि ये चीजें हैं थोड़ी सी उसमें जो है वो डिसेंट है।